स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सक्सेस पॉइंट। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। पार्ट 1, शीत युद्ध का दौर। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है शीत युद्ध, तो सबसे पहले हम शीत युद्ध का अर्थ पढ़ेंगे कि शीत युद्ध होता क्या है। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच के जो संबंध होते हैं कि आपसी संबंध उत्तेजित यानी खराब, थोड़े से लड़ाई वाले, उत्तेजित हो जाते हैं, व तनावपूर्ण हो, किंतु वास्तविक रूप से कोई युद्ध ना हो रहा हो, उसे शीत युद्ध कहते हैं। मतलब साफ भाषा में कहें तो जब दो देशों के बीच के संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो जाए मगर वो हथियारों वाली लड़ाई ना होकर सिर्फ बातों तक ही सीमित रह जाए, तो उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। आगे अब हम चैप्टर का काफ़ी बेसिक करेंगे सबसे पहले, सो दैट वी कैन क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द चैप्टर। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से लेकर 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से लेकर 1945। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये तो जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए। अब जो हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है शीत युद्ध, अब हम तो शीत युद्ध शुरू कब हुआ, तो मैं एक लिंक क्रिएट करने के लिए बता दूं कि जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, मतलब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया और उसके बाद हमारा क्या शुरू हो गया? कोल्ड वॉर, यानी कि शीत युद्ध, जो कब से कब तक चला? 1945 से लेकर 1991 तक चला। और यह हुआ किन दो देशों के बीच था? तो शीत युद्ध था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। तो जैसे हमें पता है अब ये हथियारों वाली लड़ाई तो थी नहीं, तो एक्चुअली इनकी लड़ाई थी क्या? ये लड़ाई थी विचारधाराओं की लड़ाई, ठीक है। तो अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधारा बिल्कुल अपोजिट थी, बिल्कुल विपरीत थी। अमेरिका की विचारधारा थी उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद। उदार लोकतंत्र जहाँ पर जनता अपने आप को खुद लीड करती है, और पूंजीवाद जहाँ पे मनी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और समझा जाता है कि वहाँ की जनता अपने उत्तरदायित्व को भली भांति समझ सकती है और अपने कल्याण करने की क्षमता भी रखती है। ये थी अमेरिका की विचारधारा। और अब है सोवियत संघ की विचारधारा, वो थी साम्यवाद। साम्यवाद क्या होता है? जैसे कि अभी हमने यहाँ पढ़ा, यहाँ है लोकतंत्र, तो यहाँ पे समझा जाता है अमेरिका में समझा जाता है कि लोग अपने अच्छा बुरा जानते हैं, अपने विकास के लिए खुद उत्तरदायी हो सकते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां खुद ले सकते हैं, अपने विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। मगर इसके ठीक विपरीत सोवियत संघ की विचारधारा के अनुसार समाज के लोगों का कल्याण करना किसका वो होता है, किसकी ड्यूटी होती है, किसका कर्तव्य होता है? वो होता है सरकार का कर्तव्य। सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो समाज के लोगों को उच्च से उच्च, मतलब बेहतर से बेहतर जीवन उपलब्ध करवाए। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द स्टेट। अब हम पढ़ेंगे मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मित्र राष्ट्र, अभी आपको पता है कि यहाँ पे जो बताया था, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, जो यहाँ से लेकर 1939 से लेकर 1945 तक चला था, तो इस विश्व युद्ध के बाद जो देश जीते थे, एक्चुअली अब सीधा सीधा कहें तो युद्ध होता है तो किसी का भी फायदा नहीं होता, नुकसान तो सभी जगह, हर जगह का होता है, मगर वही है कि जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है उन्हें फिर हारा हुआ माना जाता है, और जो थोड़े बहुत सही सलामत रह जाता है तो उन्हें थोड़ा जीता हुआ समझा जाता है। तो मित्र राष्ट्र वो राष्ट्र हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जीते थे, जिनमें कौन कौन शामिल है? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ। सो यू कैन ईजिली सी कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही जीते थे। ओनली इट वॉज द रीज़न कि अब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटेटर बन चुके थे, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी कह सकते हैं हम हिंदी में, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन चुके थे। और अब है धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र वो राष्ट्र जो कि हारे थे
जैसे कि जर्मनी, इटली और जापान। इनका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। अब हम पढ़ेंगे, ये बात तो सभी को पता है, हम काफ़ी स्टार्टिंग से काफ़ी टाइम से एक्चुअली पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अमेरिका ने जापान पर बम गिराए थे। जी हाँ, ये तो पता ही है ना कि हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने 2 परमाणु बम एक हिरोशिमा पे गिराया था, एक नागासाकी पे गिराया था। उन परमाणु जो बम थे उनका नाम क्या था, वो है लिटिल बॉय और फैट मैन। ये नाम याद करने का बहुत इजी तरीका है। एक्चुअली जापान के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो उनका कद थोड़ा छोटा होता है, तो दैट्स वाई द फर्स्ट नेम ऑफ द बॉम्ब इज लिटिल बॉय, क्योंकि वहाँ के जो नागरिक होते हैं वो छोटे होते हैं, तो दैट्स वाई लिटिल बॉय। और वो थोड़े से हेल्दी होते हैं, वो थोड़े से फैट होते हैं, तो द सेकंड नेम इज फैट मैन। नाउ इट विल बी इजी टू मेमोराइज। पहले बॉम्ब का नाम है लिटिल बॉय और दूसरा है फैट मैन, एंड यू कैन सी पिक्चर ऑल्सो। नाउ अब हम पढ़ेंगे, अभी हम ना वोकेबलरीज पे ध्यान दे रहे हैं। वी विल स्टार्ट द चैप्टर सून। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया, ये 2-2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहली दुनिया किसको बोलते हैं, दूसरी दुनिया में कौन से देश आते हैं और तीसरी दुनिया में कौन से देश आते हैं। पहली दुनिया में विकसित देशों को रखा जाता है। अब आप विकसित देश किसको कहोगे, तो विकसित देश उन देशों को कहते हैं जो कि जिनकी उन्नत अर्थव्यवस्था होती है। उन्नत अर्थव्यवस्था मतलब जिनकी जो इकोनॉमी होती है बहुत ही हाई लेवल की होती है और साधन संपन्न होते हैं। उनके पास जो साधन होते हैं वो बहुत ही अ, साधन संपन्न देश होते हैं। उनके पास हर प्रकार के साधन उपलब्ध होते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे कि यस अमेरिका। अब हम पढ़ेंगे दूसरी दुनिया। दूसरी दुनिया में समाजवादी देश के समूह आते हैं, जैसे कि सोवियत संघ। अब यहाँ पे ना एक वर्ड है समाजवादी देश के समूह। अभी जब हमने अमेरिका और रूस के बीच की विचारधारा में जब हमने अंतर किया था, सो द आंसर वाज द डिफरेंस वाज कि जो सोवियत संघ है उसकी विचारधारा क्या है, साम्यवाद और समाजवाद कुछ कुछ सेम ही होते हैं, कि वो दोनों ही एक इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है किसी भी देश के नागरिक को एक अच्छा जीवन उपलब्ध करवाने की। तो दूसरी दुनिया में समाजवादी देशों को रखा जाता है, जिसमें सोवियत संघ। तीसरी दुनिया में नव स्वतंत्र। अब नव स्वतंत्र राष्ट्र क्या होते हैं, तीसरी दुनिया में उन देशों को रखा गया जो नव स्वतंत्र हुए थे, नव स्वतंत्र जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं, ठीक है, जिन्हें आज़ाद हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जो बहुत ही जिनका विकास जो बहुत ही अल्प विकसित हैं, जो अभी विकास के रास्ते पर सिर्फ मतलब चलना शुरू ही किया है, उन देशों को इस पर रखा गया। और गुट निरपेक्ष वर्ड के बारे में आगे डिटेल में बताएंगे, फिलहाल इतना ही कि गुट निरपेक्ष एक ग्रुप है, ठीक है। गुट निरपेक्ष के में शामिल देशों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 4 नंबर में पूछा जा सकता है, दैट इज क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट है क्या, और ये कहाँ से क्या कब से शुरू हुआ, किन देशों के बीच हुआ, क्यों हुआ, वी विल डिस्कस दिस ऑल इन दिस पार्ट। अच्छा, क्यूबा तो एक जगह का नाम है, ठीक है, और वहाँ का नेता कौन है, वहाँ के नेता हैं फिदेल कास्त्रो। ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, क्यूबा के नेता कौन थे एक्चुअली उस टाइम पे, फिदेल कास्त्रो थे। क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान प्रसिद्ध 2 नेताओं के नाम बताइए। अमेरिका से उस टाइम पे थे जॉन एफ कैनेडी। जब ये क्यूबा मिसाइल संकट का ये जो समय था, उस टाइम पे अमेरिका के जो नेता थे वो थे जो प्रधानमंत्री थे, प्रेसिडेंट थे, वो थे जॉन एफ कैनेडी। और जो सोवियत संघ के थे वो थे निकिता क्रुश्चेव। ओके, नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सो डोंट फॉरगेट टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपराप्य देश है। आपको मैप में आराम से दिख जाएगा, आप देखिएगा ज़रूर कि अमेरिका और सोवियत संघ, जो कि आज रूस है, ठीक है, पुराना मैप देखिएगा, बुक में मिल जाएगा आपको। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच काफ़ी ज़्यादा गैप है, ठीक है,
और आपको पता चल गया कि जो उनकी विचारधारा है वो बिल्कुल विपरीत है। सोवियत संघ की विचारधारा है साम्यवाद और अमेरिका की विचारधारा है पूंजीवाद। और जो क्यूबा है वो क्यूबा अमेरिका के बहुत ज़्यादा पास है, ठीक है, क्यूबा देश अमेरिका के बहुत ज़्यादा पास है। अब दिक्कत ये है कि क्यूबा का जुड़ाव किससे था? सोवियत संघ से था। अब कहने के लिए तो क्यूबा अमेरिका के बहुत ज़्यादा नज़दीक, अमेरिका के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, मगर अमेरिका के बहुत ज़्यादा नज़दीक होने के बाद भी वहाँ पे जो विचारधारा है वो विचारधारा किसकी है? वहाँ पे सोवियत संघ की है। तो अब ये चीज़ एक तो अमेरिका को भी, ये चीज़ एक तो अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। क्यों? अमेरिका को बहुत ज़्यादा बेकार लगती है क्योंकि अमेरिका की विचारधारा के अपोजिट की एक विचारधारा उसी के पास में उपलब्ध है, तो भाई किसी को भी बुरा लगेगा। और सोवियत संघ को काफ़ी डर लगता है क्योंकि क्यूबा बहुत छोटा सा देश है। और सोवियत संघ को डर लगता है क्योंकि अमेरिका उस पर हमला करके उस पर आसानी से अपना कब्जा कर सकता है। तो सोवियत संघ से उसे कूटनीतिक और वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ क्यूबा को वित्तीय सहायता मतलब कि फाइनेंशियली हेल्प देता था, मतलब पैसे 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 से भी हेल्प करता था और कूटनीतिक तरीके से भी उसकी हेल्प करता था। इसलिए वहाँ पे जो विचारधारा थी कैसी थी? साम्यवाद थी क्यूबा की विचारधारा। सोवियत संघ के नेता ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। अब जब सोवियत संघ के नेता को लगने लगा कि अब क्यूबा को अमेरिका से बहुत ज़्यादा खतरा है और अमेरिका उस पर हमला करके उसे अपने अंडर में ले लेगा, उसके बाद अपनी ही विचारधारा से उस देश को आगे बढ़ाएगा, तो सोवियत संघ के नेता सॉरी सोवियत संघ के नेता ने क्या सोचा कि मैं क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बना देता हूँ, मतलब फिर उन्होंने ऐसा सोचा। और फिर 1962 में निकिता क्रुश्चेव जो कि सोवियत संघ के नेता हैं, उन्होंने क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, मतलब अपना जो भी लड़ाई वगैरह युद्ध का जो भी सामान होता है वो सब वहाँ पर भेजना शुरू कर दिया। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। आपको पहले भी पता है कि अब अमेरिका और सोवियत संघ की बनती तो थी नहीं, तो युद्ध तो वैसे भी हो सकता था। तो सोवियत संघ अगर अपने इलाके से, सोवियत संघ के इलाके से अगर अमेरिका पर हमला किया जाए तो अमेरिका को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहीं पे क्यूबा और अमेरिका के बीच का डिस्टेंस इतना कम है कि अगर क्यूबा से अमेरिका पर हमला किया जाए तो सोवियत संघ उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। सॉरी। हथियारों की क्यूबा में जो सोवियत संघ ने क्यूबा में जो हथियारों की तैनाती की थी, हथियारों की इस तैनाती से इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की कंपैरिजन में सोवियत संघ अब अमेरिका के मुख्य भूभाग, अमेरिका के मेन पार्ट के लगभग दुगने ठिकानों या फिर शहरों पर हमला बोल सकता था कि अगर अब क्यूबा से सोवियत संघ अमेरिका पर हमला करे तो सोवियत संघ उसे बहुत ज़्यादा तबाह कर सकता है। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिकी लोगों को कब पता चला? 3 हफ्ते बाद पता चला कि सोवियत संघ ऐसा कुछ कर रहा है कि सोवियत संघ क्यूबा में अपनी मिसाइलें वगैरह, अपने हथियार वगैरह वहाँ पे तैनात कर रहा है। इसकी खबर लगी उन्हें 3 हफ्ते बाद। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध हो जाए। कोई भी देश हो, कोई भी परमाणु युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि उन्हें पता है हाँ युद्ध तो कर लो मगर बाद में नुकसान अपना ही होना है, नुकसान तो होना ही है। तो जॉन एफ कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़े को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आप अपनी जंगी बेड़ों को आगे करो। जंगी बेड़े वो जो उनके जो जहाज होते हैं जंगों वाले, उन्हें आगे करो, और ताकि सोवियत संघ से क्यूबा की तरफ जा रहे हथियार क्यूबा तक ना पहुँचें। इस तरह अमेरिका को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था।
अमेरिका ने ये जो फैसला लिया कि अपनी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले मिसाइलों वगैरह को रोका जाए, तो इसके ज़रिए अमेरिका सोवियत संघ को ये बताना चाहता था कि वो इसके प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर है। ये जो स्थिति क्रिएट हो रही है, ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, अमेरिका इसके लिए बहुत ज़्यादा गंभीर है। ऐसी स्थिति में लगा कि युद्ध होकर ही रहेगा। इसी क्यूबा मिसाइल संकट को क्या कहा जाता, इसी स्थिति को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इजी था, और सन वगैरह भी याद रखिएगा। आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दैट वुड बी बेटर। नेक्स्ट है आपका अपरोध का अर्थ। ये भी दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वोकेबलरी। 2-3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यू शुड नो अबाउट इट। अपरोध क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा। परमाणु युद्ध होने की स्थिति में, जस्ट सपोज कि एक परमाणु युद्ध हो रहा है, ठीक है, परमाणु युद्ध, 2 देश हैं आपस में, परमाणु युद्ध हो रहा है उनका, स्थिति में विजेता का निर्णय करना असंभव हो जाता है। कॉमन सी बात है, जब भी परमाणु युद्ध होता है तो जो तहस नहस जो होता है, जो विनाश होता है, उस विनाश के बाद ये फैसला लेना बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एक्चुअली जो युद्ध हुआ उसका विजेता है कौन। यदि एक गुट मतलब कि एक टीम से आप कह सकते हो, मान लो कि एक देश को आप टीम ए मान लो, दूसरे देश को टीम बी मान लो, तो जो टीम ए है वो टीम बी पर, एक गुट दूसरे गुट पर हमला करके उसके परमाणु हथियारों को नष्ट करने का प्रयास करता है, ठीक है। अगर टीम ए ने, ध्यान से सुनिए धीरे धीरे, टीम ए ने टीम बी पर हमला किया, क्यों? क्योंकि वो उसके परमाणु हथियार नष्ट करना चाहता था, लेकिन फिर भी विरोधी गुट के पास इतने परमाणु हथियार बचे रहते हैं जिससे वह विरोधी देश पर आक्रमण करके उसे तहस नहस कर सकता है। जैसे कि अभी समझाया कि मान लीजिए कि टीम ए ने टीम बी पर हमला किया, क्यों किया? क्योंकि वो उसके परमाणु हथियार को नष्ट करना चाहता था। सॉरी, वो हमला करने के बाद भी अगर टीम बी इतना कैपेबल है, उसमें अभी भी इतनी क्षमता है कि बचे हुए परमाणु के साथ वो टीम ए को बर्बाद करने की, उसका विनाश करने की क्षमता रखता है, तो दैट्स कॉल्ड अपरोध। यस, अब इसे कहते हैं अपरोध की स्थिति, कि जब 2 देश आपस में इसलिए युद्ध नहीं करते क्योंकि उन दोनों को ही डर रहता है कि ऐसा ना हो कि मैं हमला करके उसके हथियार नष्ट कर भी दूं, मगर उसके बावजूद हो सकता है कि उसके पास हमारी सोच से, हमारी इमेजिनरी से बहुत ज़्यादा परमाणु बम हो। यस, इट कैन बी पॉसिबल। तो इसीलिए हर देश परमाणु हथियारों का युद्ध करने से हिचकिचाता है, क्योंकि आखिर में विनाश तो होने ही है, वो तो तय ही है, विनाश होने से तो खैर कोई रोक नहीं सकता। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट forget to like and subscribe. Thank you. And if any question, any doubt or any suggestion, please tell us in comment box.